वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा हम 1 साल का डिप्लोमा भी कराते हैं, डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक्चुअल जो हमारे पास चूँकि क्लिनिकल सेटअप बना हुआ है जिसमें हमारे पास 2.5 साल से लेके एक 80 साल तक के मरीज़ जो हैं या डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के अंदर झगड़ा रहा है या बच्चों में बहुत ज़्यादा सख्ती करते रहे या सम टाइम नशा करना, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये चीज़ें जब बच्चे बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसमें डिप्रेशन भी है, एनजाइटी भी है। सम टाइम जो पेरेंट्स हैं बच्चे के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। कुछ माएँ होती हैं बच्चों को वॉशरूम में बंद कर देती हैं डांटने के लिए या मारती हैं, अब्यूज़ करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे के जहन पे नेगेटिव असरात जो है वो लाती है। स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूटिलाइज़ करके अपनी वॉर एंजाइटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर जब वॉर हुई है तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा एंजाइटी को फील किया। जो बातचीत वोकैबुलरी बच्चा घर में सबसे बात करने से सीखता है, लर्न करता है, वो वहाँ से नहीं सीख रहा, वो मोबाइल फ़ोन पे कार्टून देखने से सीख रहा है। तो वो भी काफ़ी उसने इफ़ेक्ट वहाँ पे डाला है। एक केस मेरे पास आया था, रॉबरी का शिकार हुआ, उनकी दुकान पे रॉबरी हुई जिसकी वजह से उसके अंदर फिर ये पैनिक डिसऑर्डर लाइक सिम्टम्स आ गए। सुसाइड में आप कंट्रोल आपका अपना लूज़ कर जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोस्टली ये होता है कि जो CBT है, कॉग्निटिव थेरेपीज़, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को हम टारगेट करते हैं ताकि अपनी थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो। डॉक्टर उज़्मा अली कौन है? प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, और पिछले 28 साल से वहाँ पे एज अ माहिर नफ्सियात जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड टीचिंग फैकल्टी प्लस डायरेक्टर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान नेवी से भी है। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान नेवी में थे, 2005 में जान बचाते हुए शहीद हो गए, और इस रेफरेंस से मेरा एक ताल्लुक़ नेवी से भी है। 2005 में जान बचाते हुए, किसकी जान बचाते हुए? जी, 2005 में एक हादसा हुआ था PNS मावन पर। उसमें कुछ लोग बेहोश हो गए थे, जिसको बचाने के लिए वो टैंक में उतरे थे। ऑयल टैंकर पे उस वक्त उनकी ड्यूटी थी, तो उनको उन्होंने बचाया। प्लस वहाँ पर एक आग लगने का वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी लोग बर्न हो गए थे, जिसमें इनकी भी ऑक्सीजन मास्क इनका ख़त्म हो गया था, जिस वजह से इनकी शहादत हुई है। बाकी काफ़ी लोग उसमें शहीद भी हुए, बर्न भी हुए 2005 में। तो जहाज़ के MEO थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। इसके साथ साथ SSG में भी थे, पाकिस्तान नेवल कमांडो थे, तो उसमें भी काफ़ी उन्होंने सर्व किया उसको एज अ कमांडो भी। और पाकिस्तान नेवी के फर्स्ट क्वालिफाइड कमांडो थे ये, जिन्होंने आर्मी के भी और नेवी के भी कमांडो कोर्सेज किए हुए थे। आपकी कामरान साहब से जब शादी हुई है वो किस सन में हुई और वो क्या वाक़या कुछ बताएंगे? तकरीबन 1998 में मेरा निकाह हुआ था कामरान के साथ। हमारे रिलेटिव थे ये, और 99 में मेरी रुखसती हुई। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, मैं MPhil कर रही थी। MPhil कोर्स वक्त मैं कर चुकी थी, मेरी रिसर्च रहती थी। वो रिसर्च का जो काम था वो मैंने फिर शादी के बाद किया। मैंने PhD किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 2003 में मेरा PhD कंप्लीट हुआ। जो काम, ये भी मेरा बड़ी यानी मुख्तलिफ और डिफ़िकल्ट जर्नी रही मेरी, क्योंकि मेरा जो PhD का टॉपिक था वो एडिक्शन साइंस से रिलेटेड था। मुझे डेटा लेना था, यानी उन बच्चों से जिनके फादर जो हैं वो किसी न किसी नशे का शिकार थे। तो उसमें फिर मुझे सारे कराची के जितने भी जो अस्पताल थे जहाँ पे नशे का इलाज होता है, एडिक्शन का, वहाँ पे मुझे जाना होता था। तो काफ़ी मुश्किल मुझे डेटा मिला। फिर उसके बाद मेरी PhD कंप्लीट हुई 2003 में। 2003 जनवरी में मुझे जॉब ऑफ़र हुई वहाँ पर एज अ कोऑपरेटिव टीचर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। तो वहाँ पे मैंने टीचिंग फैकल्टी के तौर पे मैंने फिर ज्वाइन कर लिया, और वहीं से फिर मेरा ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। फिर रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, टीचिंग बहुत इंटरेस्ट था, क्लिनिकल प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो थ्रू आउट द लाइफ जो जो चीज़ें इस रास्ते में आती गई मैं करती गई और सीखती भी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं काफ़ी MPhil PhDs करा चुकी हूँ। तकरीबन 20-22 लोग हैं जो PhD कर चुके हैं, MPhil भी काफ़ी लोग कर चुके हैं, और अभी भी मेरे साथ जो है MPhil लोग PhD भी कर रहे हैं। और एज अ डायरेक्टर मुझे तकरीबन अभी 8वां साल है इंस्टीट्यूट के जो है चीज़ें संभालते हुए। इसके अलावा मैंने एक कोर्स 2011-12 में मैंने हिप्नोथेरेपी का भी किया था। सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एज वेल। एडिक्शन साइंस के भी कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ हुए। तो जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड एडिक्शन साइंस का जो प्रिवेंशन का कोर्स है वो मैंने कंप्लीट किया, उसकी सर्टिफिकेशन की।
हासिल की। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते रहते हैं। इसमें कुछ अर्सा पहले एडिक्शन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड HEC का एक प्रोजेक्ट था जो वर्ल्ड बैंक फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक था। और हमारा एक वहाँ पर क्लिनिकल सेटअप भी बना हुआ है ना, जिसपे पूरे कराची के अलावा बाकी सिंध से और बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं। तो बड़ी अच्छा इस एक तरह से इदारा है और इसमें अपनी जो खिदमात हैं वो इंजाम दे रहा है। और मैं एज अ हेड बहुत प्रमोट करती हूँ कि लोग इसको आएँ इस फील्ड के अंदर और इसमें अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माहिर नफ्सियात की। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ICP क्या है? अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एक इदारा है जो 1983 में बना था। डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद जो हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US से पढ़ के आई थी पाकिस्तान में, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ के। जो साइकोलॉजी के पायनियर है, उसके बानी है, उन्हीं से उन्होंने तालीम हासिल की और फिर उसी मॉडल को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये इदारा जो है उन्होंने बनाया। मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट टाइप के मसाइल हैं नफ्सियाती मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है तालीम दी जाए और इस तरह की तालीम दी जाए कि लोग उसमें पढ़ें भी और पढ़ाई के साथ साथ वो सीखें भी और सीखने के साथ जो है वो अपना चेंज लेकर आएँ अपने माशरे के अंदर। तो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर है कॉमन है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा जो इदारा है ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे लोग BS 4 ईयर्स साइकोलॉजी करने के बाद आते हैं। पहले ज़माने में MA होता था 16 साल, यानी बेसिकली 16 साल पढ़ के साइकोलॉजी में वो MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा हम 1 साल का डिप्लोमा भी कराते हैं, डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। पूरी फुल डिटेल क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, यानी एक्चुअल जो हमारे पास चूँकि क्लिनिकल सेटअप बना हुआ है जिसमें हमारे पास 2.5 साल से लेके एक 80 साल तक के मरीज़ जो हैं या डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं जिनको ट्रीटमेंट दी जाती है, जो भी जिसकी रिक्वायर्ड हो, असेसमेंट भी की जाती है और साथ में साइकोथेरेपी भी की जाती है, ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले ट्रेन किया जाता है। PhD जो हमारे होते हैं सुपरवाइज़र्स वो ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद फिर वो जो मरीज़ हैं उनका इलाज करते हैं। तो उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम अंडर सुपरविजन ट्रेनिंग होती है और यहाँ से जो लोग करके जाते हैं वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों के अंदर जाके काम करते हैं। तो MPhil के अलावा हम PhD भी करवाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में और हमारी जो PhD और MPhil की डिग्री है दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं तमाम जगहों पर ये रिकग्नाइज है। इसके अलावा हम एक डिप्लोमा कराते हैं, डिप्लोमा इन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स ना, जिसमें जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ आते हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, ADHD है, इनके बारे में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है और उनको डायग्नोस करना सिखाया जाता है, बिहेवियरल थेरेपी सिखाई जाती है, रिहैबिलिटेशन प्लान बनाना सिखाया जाता है, इसके साथ साथ स्पीच थेरेपी भी सिखाई जाती है ताकि बच्चे फिर डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाके अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा एक एडिक्शन साइंस का हम डिप्लोमा कराते हैं, वो भी 1 साल का डिप्लोमा है और इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। उसमें उनको पूरी ट्रीटमेंट के एडिक्शन अगर कोई नशा करता है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए, उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे, कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे, वो पूरी रिसर्च के साथ तालीम दी जाती है और वो करके लोग इंटरनेशनल एग्ज़ाम भी देते हैं और सर्टिफिकेशन कराते हैं। इसके अलावा हमारा एक पार्ट टाइम डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ हिप्नोथेरेपी एंड NLP। ये वो थेरेपीज़ हैं जो कि अनकॉन्शियस पे बेस करती हैं, कंटेंट फ्री थेरेपीज़ होती हैं और ये भी इंटरनेशनली सर्टिफाइड डिप्लोमा है। मैं ख़ुद भी इसकी ट्रेनर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ और इसके अलावा भी हमारे पास 2 और इंस्ट्रक्टर भी हैं और ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट बहुत अच्छे इससे आते हैं और लोग लर्न करते हैं और सीखते हैं और फिर माशरे के अंदर ज़ाहिर चेंज लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी लाने में, क्योंकि जहाँ से जो हमारे लोग PhD करके, क्योंकि हमारा ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो जो लोग यहाँ से PhD करके गए हैं वापस अपने अपने शहरों में, तो वहाँ जाके उन्होंने डिफरेंट इदारे बनाए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के, चाहे आप गिलगित को ले लें, चाहे आप इस्लामाबाद को ले लें, फैसलाबाद ले लें या फिर सिंध को ले लें। तो सभी जगहों पे यहाँ के जितने भी HODs हैं मोस्टली वो ICP से ही पढ़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो करके गए हैं यहाँ से PhD। इसके अलावा भी अमेरिका, कनाडा आप ले लें, बड़े जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर भी यहाँ से जो लोग करके जाते हैं वो सर्टिफाइड वहाँ की फिर सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आते भी हैं पाकिस्तान। हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। अभी कल भी हमारा एक सेमिनार था जो कि फ़र्स्ट टाइम हमने इस टॉपिक पे किया, कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान
का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उस पे हमारे वाइस चांसलर ने कहा कि आप एक सेमिनार रखें। तो हमने फ़ौरन कल हमने रखा था, जिस पे हमने ये बात की कि क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूटिलाइज़ करके अपनी वॉर एंजाइटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि अगर जब वॉर हुई है तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा एंजाइटी को फील किया। तो जो हमारे मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं एंजाइटी के या डिप्रेशन के, तो वो ज़्यादा वर्नरेबल हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो हमने जनरल पब्लिक के लिए इस तरह का सेमिनार रखा था कि अपनी एंजाइटीज़ को कैसे आप डीप ब्रीदिंग के थ्रू, रिलैक्सेशन के थ्रू या डिस्ट्रैक्ट करके कैसे कम कर सकते हैं, ताकि फिर अपनी लाइफ को बेहतर तौर पे हेल्दी कर सकें। तो हमारा आगे भी प्लान है कि इस पे हम डिफरेंट वर्कशॉप्स, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे, कोपिंग पे हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कराएं ताकि ज़्यादा बेहतरी ला सकें। अमूमन जो आपके पास मरीज़ आते हैं आपके डिपार्टमेंट में, उनकी अमूमी शिकायत क्या होती हैं, किस वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं? अच्छा, ज़्यादातर डिप्रेशन के साथ तो काफ़ी मरीज़ आते हैं, एंजाइटी के साथ भी बहुत से पेशेंट्स आ रहे होते हैं। इसमें जो चूँकि हमारा इदारा एविडेंस बेस बात करता है, हम डिफरेंट एमफिल भी कराते हैं, रिसर्चेस भी करा रहे होते हैं, हमें 2 जर्नल्स भी हम पब्लिश करते हैं। तो डिप्रेशन में एक तो आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है, यानी चाइल्डहुड से ही आपके लाइफ के अंदर डिफरेंट ट्रॉमास होते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, डिफरेंट जो फंक्शनिंग है बच्चे की, जो डेली फंक्शनिंग है, उसमें पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कि पेरेंट का ब्रॉटअप कैसा है, पेरेंट्स ने बच्चों को कैसे पाला है, उसकी पेरेंटिंग कैसे रही है, क्या वो बहुत डिसिप्लिन पेरेंट्स रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैम्पर बच्चों को करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती करते रहे हैं बच्चों के साथ, या घर के अंदर का माहौल कैसा है, क्या घर के अंदर ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के अंदर लड़ाई झगड़ा रहा है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा लाउड रहे हैं, या बच्चों में बहुत ज़्यादा सख्ती करते रहे हैं, या सम टाइम नशा करना, डोमेस्टिक वायलेंस है। ये चीज़ें जब बच्चे बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसमें डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है जब से ये आया है ना, मीडिया भी आया, फिर बीच में लॉकडाउन हो गया था, जब कोविड भी आया था, तो बहुत सी माओं ने अपने बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी दे दिए, देने भी पड़े क्योंकि हमारी टीचिंग भी उसी पे चली गई थी। तो उससे बच्चों से स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ना बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन इश्यूज आ गए, यानी जो बातचीत, वोकैबुलरी बच्चा घर में सबसे बात करने से सीखता है, लर्न करता है, वो वहाँ से नहीं सीख रहा, वो मोबाइल फ़ोन पे कार्टून देखने से या स्पेसिफिक किस्म के कार्टून देखने से सीख रहा है। तो वो भी काफ़ी उसने इफ़ेक्ट वहाँ पे डाला है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल नीड के साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे होते हैं, ये इसमें डिफरेंट जो इदारे हैं कराची के, वो हमें रेफ़र करते हैं ताकि हम उनकी असेसमेंट करें, उनको डायग्नोस करके उनका लेवल डिस्क्राइब करें कि क्या है, प्लस उनका रिहेबिलिटेशन प्लान बनाने के लिए हम रिकमेंडेशंस दें। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा है। बड़ी सख्त हम यानी इस पे हमारी डिटेल हमारी सुपरविज़न होती है, और साथ में सुपरवाइजर्स उनकी डायग्नोसिस को, फाइल्स को प्रॉपर्ली करके और फिर डायग्नोस करके रिपोर्ट्स भेजते हैं। और प्लस साइकोथेरेपीज़ हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, फैमिली थेरेपीज़ हैं, कैरियर काउंसलिंग है, बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, हिप्नोथेरेपीज़ हैं, हम ये करते हैं, और जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। कोई ऐसा केस आपको याद हो गया, ये केस बहुत मुश्किल केस था, उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, मुश्किल केसेस मेरे पास कुछ सुसाइडल केसेस जैसे हमारे पास सम टाइम आ जाते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस आए हैं जो सुसाइडल उसके साथ थे, तो उसमें कॉग्निटिव हिप्नोथेरेपी ने मुझे बहुत हेल्प किया क्लाइंट्स को ना, काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है उसके अंदर। क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि सुसाइड में आप कंट्रोल आपका अपना लूज़ कर जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोस्टली ये होता है कि जो CBT है, कॉग्निटिव थेरेपीज़, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को हम टारगेट करते हैं ताकि अपनी थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो, उसमें जो थॉट के साथ साथ भी बिहेवियरल चेंज जो है वो भी लाना होता है, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, और प्लस जो है उसमें होप डेवलप करना, पॉजिटिव वेलबींग पे काम करना, लाइफ के प्रॉपर जो अचीवेबल गोल्स होते हैं वो बनाना। तो ऐसे कुछ केसेस आए जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके गए। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ कुछ केसेस आते हैं, उनमें बहुत लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए होती है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उनके अंदर भी आ जाती है। तो फिर जैसे पोस्टमार्टम के साथ हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो पोस्टमार्टम के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होके गए हैं यहाँ से। फोबियाज़ के साथ बहुत अच्छे सक्सेसफुल केसेस रहे हैं। इवन एक केस मेरे पास आया था, एक क्लाइंट था जो घर से बाहर अकेला नहीं निकलता था, काफ़ी सालों से उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको छोड़ने के लिए जाते थे, और साइकोथेरेपी से वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसने खुद मूव करना शुरू कर दिया।
फिर ये आप कुछ केसेस होते हैं, जैसे कुछ 1-2 क्लाइंट्स आए थे जो फ्लाई करते हुए जिनको डर लगता था, फ्लाइट फोबिया होता है ना, उस तरह के केसेस आए थे, वो भी सक्सेसफुल होके गए। एग्ज़ाम एंजाइटी से रिलेटेड हैं, और इस तरह के बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जो सक्सेसफुल होके गए हैं। अच्छा, हम अगर अपने पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं, या अमूमन लोग किस वजह से एंजाइटी का शिकार होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं अमूमन? अमूमन देखिए, एंजाइटी जो है ना, ये वैसे तो बड़ी कॉमन है, हर किसी को होती है। अभी जैसे वॉर का भी सुना था तो सभी को थोड़ा बहुत एंजाइटी हो गई है, लेकिन मेनली ये होता है कि फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स होती हैं उसके अंदर, कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो जाएगा, और उसके बारे में इंसान ज़्यादा सोच रहा होता है। उसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबियास हैं, या गोराफोबिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो कोई ना कोई यानी चाइल्डहुड के अंदर या फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात रह जाते हैं जो कि उस वक्त डील नहीं किए गए होते हैं, और वो फिर आपके अनकॉन्शियस में वो डर खौफ जो है वो बैठ जाता है, और उसी के साथ आप बड़े हो जाते हैं। और जब भी कभी ऐसा कुछ वाक़या दोबारा से कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डर ख़तरा है, या अवेलुएशन होगी, सम टाइम ये भी होता है कि लोग आपको अवेलुएट करेंगे, और आपको लगता है कि लोग अवेलुएट करेंगे तो कहीं मेरे बारे में मुझे रिजेक्ट ना कर दें, या मेरे बारे में कुछ नेगेटिव ना सोचें, तो ये वाली थॉट्स जो होती हैं ये भी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं। तो एंजाइटी में भी डिफरेंट टाइप की नेगेटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जो कि डेवलप हो जाती है चाइल्डहुड से अपब्रिंगिंग के साथ ही ना, या लेटर ऑन लाइफ में भी। इवन फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर सम टाइम बच्चे बुली करते हैं एक दूसरे को। अब वो जो बुली करना है, वो उस बच्चे जो बच्चा बुली हुआ है उसके लिए वो एक ट्रॉमा का काम करता है, यानी वो उसके जहन में बैठ जाता है डर खौफ। या सम टाइम जो पेरेंट्स हैं बच्चे के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, कुछ माएँ होती हैं बच्चों को वॉशरूम में बंद कर देती हैं डांटने के लिए, या मारती हैं, अब्यूज़ करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे के जहन पे नेगेटिव असरात जो है वो लाती है, और लेटर ऑन उनकी लाइफ में डर खौफ जो है बैठ जाता है। और सम टाइम हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए जो कि टेररिज्म का शिकार हुए। फॉर एग्जांपल रॉबरीज, एक केस मेरे पास आया था, रॉबरी का शिकार हुआ, उनकी दुकान पे रॉबरी हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर ये पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक सिम्टम्स लाइक सिम्टम्स आ गए। इस तरह के केसेस भी होते हैं सम टाइम। आपने ये इस केस को कैसे डील किया था? इसी केस की बात कर रहे हैं? इसी से सीबीटी मैं ज़्यादातर जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करती हूँ, और सम टाइम ये जो जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं तो उसके लिए साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो भी मैं करती हूँ, कि आप चाइल्डहुड से रिलेटेड डिफरेंट जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पर बात करते हैं, फिर जहाँ जहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन करना है, इंसाइट जो है वो लेकर आना है। इंसाइट आ जाती है ना, तो इंसान की जो एंजाइटीज़ है वो थोड़ी कम हो जाती हैं। उसमें उसको पता चल जाता है कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो किस वजह से था, और फिर वो प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ हैं वो हेल्प आउट करती हैं, फिर उसको कोपिंग सिखाते हैं कि किस तरह से कोप कैसे करना है अपनी डेली लाइफ स्ट्रेसेस को। रिजिलियंस बिल्डिंग है वो हम करते हैं उसमें, ताकि चेंज जो है वो आना शुरू हो। आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं उनके पास जिसमें लड़कियां या लड़के शादी से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। एज सच हमारे यहाँ इस तरह के केसेस इतने ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं कि शादी से डर रहे हैं या खौफ खा रहे हैं, लेकिन हाँ इस तरह के केसेस आए हैं जिसमें मैरिटल इश्यूज़ होते हैं, या लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, या फिर बात सम टाइम डिवोर्स पे चली जाती है। तो मेनली ये होता है कि कम्युनिकेशन का इशू होता है, कि आप अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, या टॉलरेट नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, या बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, या एंगर बहुत ज़्यादा शो करते हैं, या डाउट्स होते हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते एक दूसरे पे। तो ये वाले केसेस तो आते हैं। बाकी हमारे पास एडोलेसेंस के बहुत केसेस आते हैं। एडोलेसेंस में एक तो कैरियर सिलेक्शन के क्या करना चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा इस फील्ड में जाए, बच्चा वो नहीं चाह रहा होता, कुछ और चाह रहा होता है, तो उसके लिए पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को लेके भी आ रहे होते हैं। और सम टाइम वो केसेस भी आते हैं, जैसे आजकल नशा बहुत कॉमन है, स्मोकिंग है, या पान सिगरेट गुटखा है, वेब बहुत कॉमन है, तो उसके साथ भी पेरेंट्स ला रहे होते हैं। इवन कैनबिस बहुत कॉमन हो गई है, तो उसके साथ भी पेरेंट्स लेकर आते हैं। तो उसमें सम टाइम हमारे पास चूँकि उस तरह से रिहेबिलिटेशन नहीं है तो हम रेफ़र कर देते हैं। अब डिप्लोमा हमारा जो एक हम करवा रहे हैं उसमें भी हमारे बच्चे किसी एक और हॉस्पिटल है वहाँ जाके वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और मोटिवेशनल जो थेरेपी है वो हम करते हैं, और उसके बाद फिर हम रेफरल करते हैं। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको खुद थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी की थेरेपी करती हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे पीएचडी जब हम करते हैं ना, तो पीएचडी के दौरान हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है डायडैक्टिक एनालिसिस की।
यानी हमें अपने एक सीनियर टीचर के साथ या सीनियर थेरेपिस्ट के साथ अपने सेशंस लेने होते हैं, और वो हम सब कर चुके हैं, उसको लेके गुजरे हुए हैं कि 50 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरे करने होते हैं। तो ये ड्यूरिंग जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं ना, उसके दौरान ही हमें हमारे कोर्स वर्क में हमें करने होते हैं। तो जो जो डिफ़िकल्टीज़ उसमें आ रही होती हैं वो हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद भी लाइफ में तो ज़ाहिर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उसमें पीयर जो है सपोर्ट वो अवेलेबल होती है। जैसे मेरे कोलीग्स हैं, तो मुझे कोई इशू होता है तो मैं उनके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, उनको इशू होता है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो पीयर जो एक सपोर्ट है वो हम रखते हैं। कभी कोई केस होता है, सम टाइम उसमें नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है, तो वो भी आपस में फिर हम पीयर से एक दूसरे के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये केस है, इसमें क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं आ रही है, इस तरह से नहीं हो रहा, तो वो सुपरविजन जारी रहती है। क्योंकि तो लाइफ तो लर्निंग है, यानी आप थ्रू आउट द लाइफ लर्न कर रहे होते हैं। फिर नई नई थेरेपीज आती हैं, अब उनके बारे में सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। आपने भी जिक्र किया सुसाइड केसेस भी आपके पास आते हैं। किसी एक केस की अगर हम बात करें, कोई एक केस आपने कहा ये ऐसा केस आया था, ये इस वजह से इसने कोशिश की थी? एक मुझे थोड़ा याद तो आ रहा है, एक केस था मोस्टली उसमें होता है कि जैसे पेरेंट्स की जो है ना रिलेशनशिप वो बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से फिर जो क्लाइंट है मेरी ना, फीमेल क्लाइंट थी, उनके इस तरह के ट्रिगर्स होते थे कि फादर जो है वो उन्होंने वाइफ को दूसरी शादी कर ली हुई थी और वाइफ को छोड़ दिया हुआ था। तो वो चाइल्डहुड से ही वो एक जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है या वो पूरी नहीं हुई थी ना, जो एग्रेशन जो टुवर्ड्स फादर जो है वो था। तो जब वो भी ट्रिगर होता था तो साथ ही फिर ये मारने वाली, सेल्फ हार्म वाली जो चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, वो उसमें आती थी। तो उसको फिर ज़ाहिर डील किया गया कि ठीक है, जो लाइफ में हो गया है, आगे की लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या फॉरगिव किया जा सकता है। फॉरगिवनेस थेरेपी इसमें काफ़ी उसने हेल्प आउट किया था, जो मैंने उन पर अप्लाई की थी। तो इसमें जो हमारे यहाँ सियासी हालात होते हैं पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के या बांग्लादेश, हमारे जो बड़े सग़ीर ख़ास तौर पे हम इसकी बात कर रहे हैं, उसके असरात भी आते हैं लोगों के ऊपर ज़हनी तौर पे? सियासी हालात डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आता ही है। जब आप ख़बरें, स्पेशली जो लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ अगर देखते हैं तो ज़ाहिर है वो असर करती हैं डेफिनेटली। अगर आपके कंट्री के हालात अच्छे होंगे, ख़बरें आप देख रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा ना अपने इदारों पे और उन जगहों से जहाँ से आपका ताल्लुक़ होता है। लेकिन अगर आपके हालात बाहर के ठीक नहीं है, जैसे आप दहशतगर्दी को ही ले लें, टेररिज्म है तो लोग सड़क पे जाते हुए डरते हैं, मोबाइल छीनने के वाक़यात बहुत कॉमन होते हैं, लोग अकेले जाते हुए डर रहे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स हैं रात को निकलते हुए डर रही होती हैं, मेल्स भी इवन। तो ये चीज़ें असर तो रखती हैं, इससे खौफ बढ़ता है। यानी अगर हमारी सिक्योर हम फील नहीं करेंगे अपने इर्द गिर्द या अपने शहर के अंदर, तो वो चीज़ जो है ना कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस का बाइस बनती है और एक खौफ का बाइस बनती है। आप डरे रहते हैं, मूव करने में, आने जाने में आपको एहतियात करनी पड़ती है, तो फ्रीली आप घूम नहीं सकते या फ्रीली आ जा नहीं सक रहे होते ना, तो वो चीज़ तो रहती है, टेंशन का बाइस रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर उज़्मा अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या, खुशगवार भी और जिससे आप कहते हैं ऐसा कि याद ना रहे तो अच्छा है? देखिए, लाइफ में मैं कहती हूँ कि चीज़ें तो याद तो रहती हैं, बस उनको ये कि उनके अच्छे एस्पेक्ट्स को याद रखना होता है। बुरे वाक़यात भी होते हैं, लेकिन उन बुरे वाक़यात से हम सबक सीखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, लर्निंग्स होती हैं हमारी। और अच्छे वाक़यात भी होते हैं, वो भी हमें याद रहते हैं और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मेरी ज़िंदगी में जैसे मैंने जो अपने साथ खोया है किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हस्बैंड की जैसे उनका साथ खो चला गया, तो मेरे लिए वो एक लॉस की फीलिंग कभी होती है डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद एक अच्छी फैमिली मुझे मिली, बच्चे हैं, मदर इन लॉ है, मेरे पेरेंट्स, बहन भाई सब बहुत उनका साथ रहा। ज़िंदगी में कामयाबी मिली, मैंने पीएचडी का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, पीएचडी कर लिया और साइकोलॉजी में आ गई और एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी मिली। इंस्टीट्यूट की अभी डायरेक्टर भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। मेहनत की और आगे ज़िंदगी में बढ़ी हूँ, जो सीखा है मैंने, आगे लोगों को भी सिखा रही हूँ। यानी मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक तो अपनी बच्चों को मैंने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत दी है। दोनों बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं, बड़ा वाला जॉब कर रहा है, ACCA कर रहा है, छोटा जो है भी ग्रेजुएशन कर रहा है, वो भी पढ़ाई में हर चीज़ में बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई सब प्यार करने वाले मिले, तो ये इस पे मैं सब शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का। जॉब में भी कामयाबी मिल गई, शुक्र करती हूँ। बस ये कि जो अम्मी जैसे मदर 2011 में अम्मी की डेथ हो गई, भी रिसेंटली अब्बू की भी डेथ हो गई, तो
तो बस उनको मिस करना जो है मेरे लिए थोड़ा तकलीफ होता है, जब उनकी याद आती है तो वो फील करती हूँ। डॉक्टर उज़्मा अली का कोई ड्रीम जो डिकोड हुआ या नहीं हुआ? जैसे मैंने कहा डॉक्टर बनने का शौक़ था। जब मैंने फर्स्ट शुरू में मेरे पास साइंस थी, तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं ना, तो मैं उनको बहुत आइडियलाइज़ करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो मेरा भी दिल था कि मैं डॉक्टर बनती, हॉस्पिटल में काम करती, जॉब करती। तो उस ड्रीम को फिर मैंने ऐसे पूरा किया, मैंने साइकोलॉजी ले ली। साइकोलॉजी के पहले ही लेक्चर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ गए, तो उसने मुझे, मैडम साबरा हमें पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो वो फिर मैं साइकोलॉजी में घुस गई, यानी वो मेरा शौक़ पूरा हो गया एक तरह से डॉक्टर बनने का। टीचर भी बन गई और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बन गई। हाँ, लेकिन मुझे फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ था। इंटर में मेरे पास फ़ाइन आर्ट्स थी, मैं वो करती थी, तो वो मेरा शौक़ था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स में जाती। वो मैं नहीं जा सकी। तो वो कभी कभी मुझे होता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो है दोबारा से पेंटिंग शुरू करूँ और फ़ाइन आर्ट्स शुरू करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।